डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। कोई एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आगे कुछ प्रॉब्लम वगैरह आते हैं तो इसमें हमको इसकी उपयोगिता पड़ती है। अभी देखें, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी टेंसर को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टेंसर की डिफिनीशन क्या है इस पे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। और जब टेंसर की डिफिनीशन का डिस्कशन होगा, वहाँ से टेंसर आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और वो नेक्स्ट वीडियो उसी का आने वाला है, उसके प्रीवियस का जो नॉलेज चाहिए वो आपको ये लास्ट वीडियो में दे रहा हूँ, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके आगे टेंसर की डिफिनीशन, कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, बहुत इजी तरीके से इस चीज़ को समझ लेंगे। लेकिन इसके आगे का जो वीडियो है वो आगे के टेंसर का बिल्कुल बैकबोन है, उसको बिल्कुल आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन वो वर्क हम लोग कल करेंगे। अभी आज उसके लिए जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है उसका एक एक करके हम लोगों ने अभी देखा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए। प्रॉब्लम में भी जो बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो वह जो कुछ है एग्जामिनेशन के व्यू से वो किया गया है और उसी का आज लास्ट वर्क है। तो अब यदि कोई एक हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया, उस डिटर्मिनेंट को हम डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो जनरली देखो, डिटर्मिनेंट को यह AIJ इससे डिनोट करते हैं और इसी की जो वैल्यू आती है उसको A से लिखते हैं। और जब इसको हम लिखते हैं इस डिटर्मिनेंट को, तो I को रो और J को कॉलम, यानी I ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यह फर्स्ट रो nth कॉलम। इसको हमने फर्स्ट रो लिया, इसको कॉलम, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम nवा कॉलम, और दूसरा रो, तो यह दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो सेकंड कॉलम, और यह दूसरा रो nth कॉलम, एंड सो ऑन। इसी तरीके से nth रो लें, nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, और nth रो nth कॉलम। इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है और इसी की जो वैल्यू आती है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और यह जो A1 A2 जहाँ डिफरेंशिएशन रहेगा, ये आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी जाएगी डिफरेंशिएशन में। जैसे आपका x1 हो गया, चाहे या 2x1³ हो गया, यानी ये जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा उसके ये फंक्शंस होंगे, उसी के टर्म्स होंगे। तो अब हमको यह डेल A बाई डेल x, डेल A बाई डेल x, यानी इस A को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चाहे यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से लेकर के nth रो nth कॉलम, ये सभी एलिमेंट आपके x के टर्म में है, तब हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन इसके पहले इंटर लेवल पे नहीं आता है। तो अब हम करते क्या है, तो उसका डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो आप पहले एलिमेंट को x के रिस्पेक्ट में, यानी पहले रो के प्रत्येक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करो। तो यानी हमको आया यह डेल A1 और x, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन, यह A12 और यह x से लेकर के यह डेल A1 और यह AX, यानी अभी सिर्फ इतना किया कि इसके जितने एलिमेंट हैं इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको भी और इसको भी, जितने हैं x के रिस्पेक्ट में, और C से जितने हैं सब हम वैसे ही लिख लेंगे। तो यह A21 A22 और यह A2n से लेकर के यह AN1 AN2 से लेकर के ANN, ये हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो उसके लिए जो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम और पहला रो nth कॉलम, प्रत्येक एलिमेंट को हम उसी रो उसी कॉलम पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ऐसा लिख दिया है। और C से जितने हैं एज इट इज हमने रख दिया है, प्लस यही इसका डिफरेंशिएशन समाप्त नहीं हो रहा है। प्लस में क्या आएगा, अब पहले रो को छोड़ दो, वो डिफरेंशिएशन का काम दूसरे रो पर। तो यानी यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो nth कॉलम, और दूसरे को पहले बार में पहले रो को डिफरेंशिएट किया, और अब दूसरे में यह डेल A21 ये है, इसको x के रिस्पेक्ट में, और फिर यह डेल A22x से लेकर के यह डेल A2 और यह n और यह x, यानी दूसरे रो को प्रत्येक एलिमेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और शेष को हम छोड़ देंगे। एक बार में एक ही रो का डिफरेंशिएशन, शेष वैसे रह जाता है। तो nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम और nth रो nth कॉलम, ये हमको यहाँ से मिल गया। तो ये वर्क सिर्फ 2 के लिए नहीं, सब में। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, तीसरे रो को प्रत्येक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, चौथे को, और लास्ट में यही वर्क करते करते यही करते हुए लास्ट में जब हम आएंगे तो यह डेल nth रो का और सब वही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। इस तरह से बीच में जितने आएंगे सबको हम करते जाएंगे, और लास्ट में यह nth रो और फर्स्ट कॉलम, nth रो फर्स्ट कॉलम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, nth रो सेकंड कॉलम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यह nth रो और nth कॉलम इसको x के रिस्पेक्ट में, ये आपका टोटल डिफरेंशिएशन हुआ। यानी आपने किया क्या, लिखा इतना है, लेकिन वर्क छोटा सा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले रो के प्रत्येक एलिमेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, शेष सभी रो कॉलम को एज इट इज रहने दो। फिर इसके बाद प्लस, अब दूसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करो, शेष सबको वैसे रहने दो। इसके बाद तीसरा चौथा ऐसे, अब लास्ट में ये हम शेष सबको रहने देंगे और लास्ट रो को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये वर्क हम लोग करेंगे यहाँ। अब इसको देखिए, डिफरेंशिएशन जब हम लोगों ने किया तो इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा, तो क्या करते हैं, किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा तो उसके किसी एक रो को लो, और यह लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यह हमने ले लिया, यह डेल A11 और यह x, इस एलिमेंट को लिया, और तब इसका कोफैक्टर, तो यानी यह रो और यह कॉलम छूट जाएंगे, अब तुम्हारा यही बचा ये। तो अब ये देखो, आपका जो गिव है डिटर्मिनेंट है उसमें यह इस रो और इस कॉलम को यहाँ छोड़ दिया गया है, और तब जो बचा ये इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है, और इस एलिमेंट के कोफैक्टर को डिनोट करने के लिए कैपिटल से डिनोट करोगे, और जो रो रहता है नीचे लिखते हैं और कॉलम को ऊपर लिखते हैं। तब ये जो एलिमेंट है, यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, यह डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर हुआ। तब कोफैक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस ये। अब इसके बाद से अब इसको लिखो, तो यहाँ से यह डेल A12 और बाई डेल x, यह एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दोगे तो ये और ये जो भी आएगा आपका, यह रो और यह कॉलम छूट गया, तो जो बचा वो इसका कोफैक्टर है, तो उसको कैपिटल ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से कैपिटल ये फर्स्ट रो इस और सेकंड कॉलम ऐसे लिखते हैं। फिर ऐसे ही वर्क करते जाओ, तो आपका यहाँ से जो आएगा यह डेल A1n अपान डेल x, तो ये हमारा यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी देखो जो एलिमेंट को डिफरेंशिएट किए हैं उसी के कोफैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी यह इसका कोफैक्टर, तो यह रो यह कॉलम, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर हो रहा है, तो यानी यह फर्स्ट रो और nth कॉलम इसका कोफैक्टर हो गया। ये हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो ये आएगा। अब आप ऐसे ही इसको देखो,
तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहला रो लो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो डिफरेंशिएशन है उसी को लेंगे और उसके एलिमेंट का कोफैक्टर लेंगे। तो अब इसकी मैं क्या करूं, यहां से अब इसको लो, इस रो को लो और इसके कोफैक्टर्स, तो यानी डेल A21 अपान डेल एक्स इस एलिमेंट का, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो यानी इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो जो एलिमेंट है इसी का कोफैक्टर। यानी अब आगे इतनी बातों से आपको समझ में आ गया कि जिस एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आगे उसी का कोफैक्टर। तो यहाँ से यह A21 यानी ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो इसमें ये उल्टा हो जाता है। और ऐसे ही यह लोगे डेल A22 अपान डेल एक्स, तो अब इसका कोफैक्टर यह A22। अब ऐसे ही लास्ट में यह डेल A2n अपान डेल एक्स, तो सेकेंड रो nth कॉलम, तो यह सेकेंड रो nth कॉलम, ये इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया गया तो ये आया। और ऐसे ही करते जाओगे लास्ट में, देखो लास्ट में, तो लास्ट में करेंगे तब जो डिफरेंशिएशन है उसी रो को लेंगे, अब इसको लेंगे इसके कोफैक्टर को, तब यहाँ से यह डेल A1 अपान डेल एक्स, तो nth रो फर्स्ट कॉलम, तो यह nth रो फर्स्ट कॉलम इसका कोफैक्टर प्लस डेल AN2 अपान डेल एक्स, और यह AN2 ऐसा है, प्लस अब लास्ट में डेल ANN और अपान डेल एक्स, तो यह ANN ऐसा आ गया। टोटल वर्क में हम लोगों का ये लंबा जितना दिख रहा है, लेकिन दिमाग उतना ही कम चलाना है। करना क्या है, ए को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले रो के प्रत्येक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करो, शेष को लिख लो, प्लस दूसरे रो को डिफरेंशिएट करो, शेष को लिख लो, प्लस तीसरा ऐसे लास्ट में करते जाओ। अब इसको हमको क्या करता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंशिएशन है उसी रो को लो, तो इस रो को लिया तो यह और इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर यहाँ से देखेंगे ये रो छूटा तो यही आया, यानी जिस एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी का कोफैक्टर हो रहा है। तो इस तरह से इस वर्क को हम लोगों ने कर लिया। अब आप देखिए समेशन में लिखने का तरीका हमको मालूम है, अब इसको हम समेशन में लिखेंगे, लेकिन आइंस्टीन कन्वेंशन में क्या है कि समेशन हम लिखते नहीं है, उसको एक डमी कर देते हैं, और डमी ये हमारा 1 से m तक वही कर रहा है, तो 1 से m तक। अब इसको देखो डमी किसको लिखेंगे, तो जो सब में एक हो, वो जिसमें समेशन ना हो उसको नहीं लिखेंगे। जैसे देखो ये तो चारों 1 है, उसको छोड़ दो, लेकिन यह 1 1 1 1 ये भी 1 1 ही है, ये भी 1 1 ही है, तो जो फिक्स है वो सम नहीं हो रहा है। अब सम कौन हो रहा है, देखो 1 1 यहाँ है, 2 2 3 3 इसके बाद आता n, यानी केवल ये समअप हो रहा है, ये हो रहा है, तो जो समअप होगा उसी को डमी कर देंगे। तब और तब यह डेल ये नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, तो वैसे रहेगा, तो डेल बाई डेल एक्स, और यह A1J और A1J ऐसा हम लिख लेंगे। तब आप देखो अब यह J ये भी हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, ये 1, तो ये 1 जो है वो सब में 1 ही है, ये सब नहीं करना है। अब देखो डमी तुम्हारा ये हुआ, तो जो डमी होता है उसी में समेशन करते हैं, और ये यम तक वही कर रहा है, तो देखो ये 1 1 लिखा है, तो यह डेल A11 अपान डेल एक्स, और A11 ये वैल्यू तो मिल। फिर देखो इसको 2 2 रखो, तो डेल A1 या 2 और यह 2 और ये 1 ये मिल गया, और ऐसे लास्ट करोगे तो ये। तो इसको हम लोगों ने समेशन के फॉर्म में टोटल को इतना लिख लिया। अब अगले को देखो, तो इसमें देखो 2 2 2 2
ये भी 2 2, जो चेंज नहीं हो रहा वो समय नहीं होगा। अब देखो 1 1 2 2 एनियन, तो जो समअप हो रहा है उसी को हमको डमी लिखना है। तब यहाँ से प्लस यह डेल ए टू जे और ए जे 2 और यह डेल एक्स। अब देखो फिर इसमें दूसरे में देखो 1 1 करोगे तो यह 1 1 और ये 2 2 आपका फिक्स है। फिर इसके बाद ये 2 2 हुआ, ये 2 आपका फिक्स है, ये यूनियन हुआ लास्ट, ये 2 आपका फिक्स है। तो इसको समेशन में लिख लिया तो ऐसे आ गया। प्लस एंड सो ऑन लास्ट वाले को देखो, ये तो यूनियन फिक्स है, एनियन फिक्स है, एनियन फिक्स है। यही हमारा जे 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, यूनियन हुआ। तब आगे हमको यह डेल ए यन जे और बाई डेल एक्स और फिर यह ए एन जे। अब इसी को 1 1 2 2 3 3 यूनियन करोगे तो सब मिल जाएगा। तो अब हमने क्या किया, ये जो समेशन में था तो हम पहले समेशन लिखते थे जे वेरी फ्रॉम 1 टू या। अब जो डमी है वो समेशन का वर्क ही करता है, अलग से नहीं लिखते हैं। अब ये आ गया, तो इस टोटल का डिफ्रेंसिएशन ही है। अब इसमें फिर देखो ये जे 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 फिक्स है, लेकिन यह 1 1 यह 2 2 यह यूनियन, तो ये तो आपका फिक्स है लेकिन ये समअप है। तब इसको तुम डमी कर दो, इसको डमी करो, तब आगे आपका डेल ए आई जे बाई डेल एक्स और यह ए और यह जे आई। देखिए ये जे जे सब में है, कोई परिवर्तन नहीं। ए आई नया डमी लिए हैं, तो डमी हमारा 1 से n तक, तो 1 लोगे तो पहला मिल गया, 2 लोगे दूसरा मिल गया, n लोगे नवा मिल गया। इसका मतलब इस टोटल डिफरेंशिएशन को इस फार्म में लिखा जा सकता है। तो ये इस फार्म में लिखा गया, लिखने का एक तरीका आपको बताया गया, लेकिन आपको यहाँ से जो समझना है, जो ध्यान में रखना है, वो सिर्फ एक बात को कि ए यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो करते क्या है कि पहले रो को डिफ्रेंशिएट करो प्लस दूसरे रो को डिफ्रेंशिएट करो प्लस nth को डिफ्रेंशिएट करो, शेष को वैसे रहने दो। ये डिफ्रेंशिएशन का तरीका है, इस चीज को समझना है। ये लिखने का हमको डमी के टर्म में कैसे लिख लेंगे वो हम लोग पहले से यूज करते रहे, उसका यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो आर्टिकल आपको टेंसर की डिफिनीशन देने से पहले जो है उसका ये लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद हम लोगों को कोई आर्टिकल नहीं, एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको करके और प्री टेंसर हम लोग आज क्लोज करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण वर्क है इसके बाद का है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसका क्या मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का? तो जो जनरल बुक्स वगैरह में दिए गए हैं उस पर मैं सीधे नहीं आ रहा हूँ, एक उसकी आइडिया, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको दे के फिर उसको जनरलाइज मैं करूँगा। जैसे आप जान रहे हैं कि कोई पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम का होना जरूरी है। यानी कोई क्वांटिटी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करें तो उसका लॉ क्या होगा, किस लॉ से वो ट्रांसफॉर्म होगा, ये हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें, जैसे हमारा ये 2 डायमेंशन का एक एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं। कोई एक पॉइंट हमने लिया, पॉइंट इसको हमने P से डिनोट किया और इसके 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 में आया, वो बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर है, कार्टेशियन है, पेडल है, इस तरह से और भी आए हुए हैं। तो कोई 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक पॉइंट P लिया और इसको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कार्टेशियन यानी यह x और y कार्टेशियन, इसका मतलब ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो ये आपका x हो गया, इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ये आपका y हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x y। ये हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है।
अब इसी का एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पोलर ले लिया, तो इस पोलर में इसको आर थीटा ऐसा हमने डिनोट कर लिया। तो इसको हमने पोल ले लिया, ये इनिशियल लाइन है, इसको इससे ज्वाइन कर दो तो यह आ गया आर रेडियस वेक्टर, और जो इनिशियल लाइन से यह एंगल है वो वेक्टोरियल एंगल। तो ये आर और थीटा ये चीज़ें बहुत आ चुकी है मन में, इसलिए इसके डेप्थ पे नहीं जाना है। तो एक पॉइंट लिया, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा ऐसा हमने लिया। तब आप देखोगे कि यह एक्स ये है और यह राइट एंगल ट्रायंगल से आर कास थीटा एक्स की वैल्यू हो गया। तो यह एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा ये आ गया, और y की वैल्यू ये y है आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा ऐसा हमने कर लिया। तब आप देख रहे हो कि कोई क्वांटिटी होगी वो यदि कार्टेशियन में है, इट मीन्स x और y में है, तो x की जगह आर कास थीटा और y की जगह आर साइन थीटा लिखेंगे तो x हट जाएगा, y हट जाएगा और वह आर और थीटा के टर्म में आ जाएगा। यानी वो क्वांटिटी जो हो गई वो हमारा पोलर फॉर्म में हो गई। तो अब देखो x की वैल्यू पोलर के टर्म में, आर और थीटा का, y की वैल्यू पोलर के टर्म में। अब आप क्या कर लो कि पोलर की वैल्यू कार्टेशियन के फॉर्म में निकालो, तो उसके लिए क्या कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर हो गया। तो यह आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमारा पोलर की वैल्यू कार्टेशियन के टर्म में है। अब हमको इसके लिए थीटा भी चाहिए, दो वेरिएबल इसमें भी है, तो अब आप डिवाइड कर दो आर साइन थीटा में आर कास थीटा से, तो आर से आर कैंसिल, और तब आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स ए। तो अब यहाँ देखिए ये सब आप पहले से जानते रहे हो, ये नई बात नहीं आई है। हम जो इसमें बताना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि x और y इस पॉइंट का कार्टेशियन फॉर्म में ये वैल्यू है, और इसी की वैल्यू x की वैल्यू ये जो दूसरा वेरिएबल आर और थीटा है वो पोलर में है, तो x की वैल्यू आर और थीटा में दिया गया है, y की वैल्यू भी आर और थीटा के टर्म में दिया गया है। तो कार्टेशियन को जब चेंज करना होगा पोलर के टर्म में, तो हम इस रिलेशन से चेंज करेंगे। अब इसी में यदि हमको पोलर की वैल्यू निकालना हो और वो कार्टेशियन के फॉर्म में लाना हो, तब हम क्या करेंगे, यह x और y कार्टेशियन की वैल्यू, ये कार्टेशियन के दो वेरिएबल, पहला दूसरा, इसकी वैल्यू ये y के टर्म, इसके टर्म में नहीं है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसकी वैल्यू केवल पोलर के टर्म में, इसकी भी वैल्यू केवल पोलर के टर्म में। अब हम इस पोलर के जो दो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कार्टेशियन के टर्म में लिखें, तो जो यह पोलर की वैल्यू है आर, अब ये देखो इसमें थीटा नहीं है, केवल एक्स और वाई कार्टेशियन के टर्म में, और यह थीटा ये केवल कार्टेशियन के टर्म में। तब हमने देखा कि कार्टेशियन की वैल्यू पोलर के टर्म में और पोलर की वैल्यू कार्टेशियन के टर्म में, और ये किस रिलेशन से आया, इस रिलेशन से। तो वो रिलेशन जिसके द्वारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर हो सके और दूसरे की पहले में, यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गया। लेकिन ये तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको लिया, पोलर हो और कार्टेशियन हो तो, लेकिन ये केवल पोलर और कार्टेशियन के लिए ही नहीं है। कोई दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू यदि दूसरे के टर्म में दिया गया हो और दूसरे की वैल्यू यदि पहले के टर्म में हम डिटरमिन कर सकें, तो जो रिलेशन होता है जिससे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर कर दें, वही हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एक और रिलेशन आपको हम बता रहे हैं, ये हमारा 2 डायमेंशन में ही एक x1 और x2 ये दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है।
और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, यानी यह एक्स बार 1 और एक्स बार 2। अब आप सोचोगे कि यह एक्स बार का क्या मतलब है, तो जैसे दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पोलर और कार्टेशियन नहीं है, अनेक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जब हमको यदि मान लो पोलर में और कार्टेशियन में लेना हो, तो यदि आपका यह एक्स के टर्म में जो एक्स आई है वो आपका कार्टेशियन हो गया, तो जो यह एक्स बार है इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट से अब ये तुम्हारा पोलर हो गया। यदि तुम इसको पोलर ले रहे हो, इसको पेडल लेना है, यानी ये दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक को हम एक्स में लिखे हैं और एक को एक्स बार में लिखे हैं। 2 डायमेंशन होगा तो x1 x2, और n डायमेंशन होगा तो x1 x2 से लेकर के xm तक। तो वैसे ही हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आएगा x बार 1 x बार 2 x बार 1 ऐसे आएगा। अब आप देखो यह x बार 1 की कोई एक x बार 1 की वैल्यू x1 और x2 में दिया गया है, और यह x बार 2 यानी इसकी वैल्यू इन दोनों के टर्म में, फिर इसकी वैल्यू इन्हीं दोनों के टर्म में, ये दूसरा रिलेशन है। यदि इसकी वैल्यू पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में दिया गया है और इसी का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसकी इन्हीं दोनों के टर्म में दूसरा वेरिएबल दिया गया है, तो यदि इसकी वैल्यू हम इन दोनों के टर्म और इसकी वैल्यू इन दोनों के टर्म में डिटरमिन कर सकें, तो वो जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करने का आया, वही हमारा ट्रांसफॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यह इसको थोड़ा सा आप एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे x बार x1 x2 का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, x1 x2 के टर्म में कोई एक एक्सप्रेशन है। तो अब आप देखो कि इसमें लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम रिलेशन लेते हैं, जो फंक्शन लेते हैं, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं। सिंगल वैल्यूड का मतलब कि वो उसके पावर एक पावर में, यानी उसको सॉल्व करने पर उसकी केवल एक वैल्यू मिले। जैसे हमारा 2x = 4 है, तब हमको x की एक वैल्यू, x में पावर 1 है तो सिंगल वैल्यूड है, यानी केवल x की वैल्यू 2 आएगा। लेकिन x = 4 है तब x की वैल्यू +-2, यानी जब पावर आ गया तो उतनी वैल्यू जाएगा, तो वो हमारा सिंगल वैल्यूड नहीं है। तो हमारा ये भी सिंगल वैल्यूड है, ये भी सिंगल वैल्यूड है। तो इसकी वैल्यू, इसके दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले की इन दोनों के टर्म में एक फंक्शन है, दूसरे की इन दोनों के टर्म में एक फंक्शन है। तो यदि इसकी वैल्यू इन दोनों के टर्म में और इसकी वैल्यू इन दोनों के टर्म में हम लिख सकें, तो वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अब देखो यह x बार 1 x1 x2 का कोई एक फंक्शन है, तो x1 x2 का कोई फंक्शन में लिख लिया, सपोज किया 2x1 प्लस यह 3x2, ये x1 x2 का ये हमारा यह एक फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन अब इससे ये बदल गया है, तब हम क्या किया, यह x बार 2, अब ये दूसरा फंक्शन क्योंकि यही रहेगा तो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, दो अलग अलग पॉइंट है। अब इसके टर्म में दूसरा, तो हमने सपोज कर लिया जैसे 4x1 प्लस 5x2, ये चीज दी गई है। अब इसको देखिए क्या कहा गया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले की भी वैल्यू इन दोनों के टर्म में जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका दिया गया है, इसके दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू इसी के टर्म में अब इससे अलग ये दूसरा रिलेशन दिया गया है। तो यदि इन दोनों को सॉल्व करो तो जैसे मान लो x1 की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 5 से प्रोडक्ट और इसमें 3 से प्रोडक्ट। तरीका बता रहे हैं आपको, कैलकुलेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब हमको x1 की वैल्यू, जैसे x बार 1 सिंगल x1 और x2 के टर्म में आया, वैसे अब x1 की वैल्यू x बार 1 और x बार 2 के टर्म में निकालो। तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे हमको x1 निकालना है तो 5 से इससे मल्टीप्लाई करो, 3 से इसमें पूरे इक्वेशन से, तो ये इक्वल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये समाप्त हो गया। अब यह x1 की वैल्यू x बार 1 और x बार 2 के टर्म में आ जाएगा। तो वो जो x1 की वैल्यू आया x1 की, वो तुम्हारा इस x बार 1 और x बार 2 इसके टर्म में आया, तो जो आएगा उसी को हमने साई से डिनोट कर लिया। अब इसको सॉल्व करोगे जैसे इसमें, तो ये 5x बार 1
और यहाँ से यह 3x/2 ये आया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल, ये हमारा 10x1 और ये हमारा 12x1, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 आएगा, जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगा उसको डिवाइड कर दोगे तो हमारा x1 की वैल्यू x/1 और x/2 के टर्म में जो आया उसी को इससे डिनोट कर लिया। और ऐसे तुम्हारा x2 को निकालना होगा तब इसको इक्वल करना पड़ेगा, और इसको इक्वल कर लोगे तो x2 की वैल्यू निकल आएगा, तो वो x2 की जो वैल्यू आएगा वो इसके टर्म में आएगा। तो वो जो आया हमने जैसे सपोज कर लिया ये sin1, इसको sin2, ये x/1 x/2 इसके टर्म में आएगा। तो हमने यहाँ क्या दिखाने का प्रयास किया कि यदि यह x1 बार x2 बार एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और x1 x2 ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रत्येक वैल्यू इसके टर्म में कोई एक रिलेशन दे, इसके टर्म में दूसरा रिलेशन दे। तो ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करके इसकी सिंगल वैल्यू इसकी सिंगल वैल्यू इसके टर्म में हम ला सकते हैं। तब हमने देखा कि यहाँ इस x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू x1 और x2 के टर्म में, और यहाँ x1 और x2 के वैल्यू x/1 और x/2 के टर्म में है। तो जो एक सिस्टम का कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी इसकी वैल्यू इसके टर्म में है, तो इसकी वैल्यू भी इसके टर्म में निकाला जा सके, तो वो जो लॉ है वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसा कहलाता है। यानी कुल के हम उसको समझना क्या है कि यदि कोई एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो एक ऐसा लॉ जिसके द्वारा उसको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर कर सके और दूसरे को पहले में ट्रांसफर कर सके, तो जो ये रूल है वही हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये यहाँ आया, जिसकी ज़रूरत हमको आगे जब टेंसर हम शुरू करेंगे तो टेंसर में सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो चीज़ आप यहाँ समझ गए कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर कर सके या दूसरे की वैल्यू को पहले में ट्रांसफर कर सके, तो जिस लॉ के द्वारा उसको करते हैं वही हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। x/1 ये हमारा कोई फंक्शन आया x1 का x2 का और यह xn का x/1, अब यह x/2 ये दूसरा फंक्शन आया x1 x2 और यह xn का, ऐसे ही x/n ये हमारा दूसरा फंक्शन आ गया x1 x2 और xn। यानी देखो ये इसकी भी वैल्यू x1 और x2 xn के ही टर्म है, जैसे वहाँ 2x1 + 3x2 ऐसा लिखा गया, और x2 की भी वैल्यू 4x1 और तो x1 और x2 के ही टर्म में लिखना है, लेकिन वो बदलता जाएगा। तो हमारा यह x1 x/1 x2 x3 xn के टर्म में कोई एक रिलेशन दिया गया है, जैसे हमारा 2x1 हो गया + 5x2 हो गया + 3x3 हो गया डॉट 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 प्लस ये 9xn हो गया। वैसे हमारा x/2 की भी वैल्यू 2x1 + 7x2 एंड सो ऑन, कोई एक रिलेशन ऐसे सबकी वैल्यू दी जाए। तो इनकी वैल्यू को सॉल्व करके अब हम इसके टर्म में लाएंगे। तो अब ये सिंगल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए जब इसको सॉल्व करके हम x1 की वैल्यू अब यह 5 अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा आएगा, तो हमारा x/1 x/2 x/n इसके टर्म में आया। x2 ये हमारा कोई इससे दूसरा फंक्शन आएगा x/1 x/2 और यह x/n, और लास्ट में ये हमारा xn ये आ गया x/1 x/2 से x/n इस फॉर्म में आ गया। तब हमने क्या देखा कि यहाँ x/1 x/2 x/n इसके वैल्यू x1 x2 xn इसके टर्म में दिया गया है। अब यदि इनकी वैल्यू को इसके टर्म में हम ट्रांसफर कर सके तो वही हमारा ट्रांसफॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। इसका यूज टेंसर की डिफिनेशन में हम लोग करेंगे। अब इस तरह से जितनी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को हम लोगों ने देखा, एक छोटा सा वर्क प्रॉब्लम के रूप में है, उसको करके और प्री टेंसर ये वर्क हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद टेंसर का वर्क हम लोग शुरू करेंगे और वो वर्क आगे के टेंसर के लिए वही बेस्ट है।
जो ये बताया गया एक दो पॉइंट छोड़ करके, जैसे प्री इंडेक्स है, डमी इंडेक्स है, क्रोनिकर डेल्टा है, ये चीज़ों को यदि आप जान जाए, टोटल जो कैलकुलेशन किए हैं वो नहीं भी किए रहेंगे और सीधे आपको हम यदि टेंसर बताते तो भी आप समझ जाते, लेकिन इन चीज़ों की उसमें यूज है, ये पहले से जाने रहेंगे तो सुविधा होगी। यह एक प्रॉब्लम दिया गया है विथ प्रॉपर नोटेशंस इफ द क्वांटिटीज ए, यहाँ आई जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, बी आई सबस्क्रिप्ट में है, सी के साथ भी वही है, आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी इस रिलेशन से रिलेटेड है, ये दिया गया है, बी और सी इस रिलेशन से रिलेटेड है। यदि ऐसा है तब हमको दिखाना होगा कि यह ए इस सी से इस रिलेशन से रिलेट होगा। तो इस तरह के और भी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन करने का जो तरीका है सबके लिए ये का है, और उसको कैसे करेंगे उस चीज़ को आप देखें। तो पहला वर्क तो ये कि ए आई की वैल्यू निकालना है, जिसको निकालना है उसकी जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लो पहला का। तो यह ए आई इज इक्वल टू बी जे और यह डेल वाई जे अपान डेल एक्स है। ए आई की वैल्यू निकालना है, इसलिए जो ये वैल्यू ए आई का दिया गया है उसको हम लिख लें। अब दूसरा वर्क क्या है? दूसरा वर्क आपका ये है कि यह बी के टर्म में यहाँ रिलेशन है और हमको बी के टर्म में नहीं चाहिए, वो सी के, यानी बी को हटाना है और सी को लाना है। तब देखें कि बी और सी में कोई रिलेशन है क्या, तब आप देख रहे हो कि यह बी और सी के टर्म में रिलेशन है। तो अब इस बी की वैल्यू को सी के टर्म में लीजिए, और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपका बी आई दिया गया है, जो यहाँ वैल्यू वो बी जे है और जो दिया गया है वह बी आई है। तो पहला वर्क जिसको निकालना है उसकी जो वैल्यू है उसको लिख लो। दूसरा ये कि जो बी है उसको जिसमें चेंज करना हो उसमें देखो कोई रिलेशन है क्या, तो यह एक रिलेशन दिया गया है। तो दिया गया है तो अब देखो ये हमारा बी जे है और यहाँ बी आई है, तो हमको यह जे लाना है। तो आपको बताया गया है कि जब भी आपको कोई दूसरा इंडेक्स लाना हो और यदि डमी हो तो डमी तब रहेगा जब वो नीचे भी आएगा ऊपर भी रहेगा, तो वहीं केवल उसको बदल दो और कहीं न भी बदलो तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं होगा। लेकिन यदि फ्री इंडेक्स है तो जहाँ जहाँ होगा प्रत्येक जगह बदलेगा। तो यह बी आई, अब इसमें बी में आई ऊपर नहीं है, इसलिए हमारा ये डमी इंडेक्स नहीं हुआ, ये फ्री इंडेक्स है, इसलिए आई को जहाँ जहाँ होगा हम जे लिखेंगे। लेकिन फ्री इंडेक्स को चेंज करते समय एक बात का और ध्यान में रखते हैं, हमको यहाँ जो जरूरत है वो जे की है, तो आई को हमको चेंज करना पड़ेगा जे में। तो ये देखते हैं कि यदि बी को हम जे में चेंज कर रहे हैं तो जे उस रिलेशन में पहले से तो नहीं है। यदि वो पहले से होगा और डमी होगा तो चूंकि प्रत्येक डमी के इक्वल होता है, इसलिए उस डमी को जे को छोड़ करके दूसरे में चेंज कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन को बताने का खास बात रहा। तब हमने क्या किया, यह बी जे, आई को जे लिखेंगे तो यहाँ जे और यहाँ जे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जे ऑलरेडी आया हुआ है और ये जे आपका डमी है, ये सुपर स्क्रिप्ट में है, सब स्क्रिप्ट में है। तो यदि किसी फ्री को ऐसे इंडेक्स में बदल रहे हो जो पहले से डमी है तो उस डमी को चेंज करके दूसरा डमी कर लो। तब हम यहाँ से क्या किए कि यह बी जे, यहाँ सी के, ये देखो सी के, और यह डेल जेड के और यह डेल वाई जे। इस चीज को समझो क्या किया गया, हमको यहाँ बी जे चाहिए और हमारा यह आई है तो आई को जे में करना पड़ेगा चेंज, तो यहाँ जे तो यह बी जे। लेकिन हम जब जे में चेंज करेंगे तो देखेंगे कि पहले से तो जे नहीं है, तो यदि जे होगा और डमी में होगा तो उसको हम दूसरे डमी में बदल देंगे। तब इस डमी को आई और जे इसको छोड़ करके जो लिखना चाहो लिख सकते हो, तो हमने इसको के लिख दिया। अब इस बीजे की वैल्यू जो है उसमें रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
bj इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 तो 1 में रखो तो ai, अब यह bj की वैल्यू आया आपका ck और यह डेल जेड के अपान डेल yj, ये तो केवल bj की वैल्यू है। और इसके बाद ये वैल्यू बचा हुआ है तो यह डेल yj अपान डेल xi, ये वैल्यू आ गया। अब आप ai इज इक्वल टू सी के, अब इसमें जो रिजल्ट लाना है उसमें y नहीं है तो देखो इसमें y कैंसिल होने वाला है क्या, तो डेल yj कैंसिल हो गया, यह z का टर्म और ये हमारा डेल z के अपान डेल xi ऐसा आ गया। और यही है वैल्यू, देखो तुम्हारा यह के है तो ये डमी है तो प्रत्येक डमी चाहे इसको के लिखो चाहे जे लिखो, जो लिखना चाहो। तो इस तरह से हमारा ये वर्क हुआ। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रोसीजर जो है वो महत्वपूर्ण है। इस तरह से इसका यूज टेंसर का जो हम लोग करेंगे तो बहुत सारे आएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग बिल्कुल कल से टेंसर की डिफिनीशन, उसके काइंड्स और किसी भी तरह के टेंसर हो कैसे उसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कल का बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है।